नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, पीसीएस 2026 को टारगेट करके प्री परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं जो प्री में आएंगे, खास करके एनसीईआरटी से और करंट अफेयर, साथ ही साथ कुछ बेसिक किताबें जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको किसी कोचिंग का नोट्स या प्राइवेट पब्लिकेशन से मैटर नहीं दिया जा रहा है। एथेंटिक किताबें, प्रोफेसर और लेक्चरर की किताबों से ही मैटर कलेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है। कृपया वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आते हैं। मैं जैसे ही प्रश्न या पेपर होगा दिसंबर माह में, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न इन्हीं नोट्स और इसी वीडियो से दिखाऊँगा कि कहाँ से प्रश्न आए हैं। आप देखते होंगे 150 प्रश्न में से सिर्फ 90 प्रश्न अगर जिसको सही हैं वह प्री पास हो जाता है। अगर प्री पास होना है तो गारंटी दे रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ इससे 120 से लेके 130 क्वेश्चन तक आएंगे, इतना गारंटी दे रहा हूँ। इन्हीं वीडियो से आएंगे, क्योंकि आप विगत वर्षों के प्रश्नों को उठा लीजिए। एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड की बेसिक किताबें और कुछ प्रोफेसर की किताबें फिक्स हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स खास करके 10 महीने की, दिसंबर माह में आए तो फरवरी से लेके या मार्च से लेके नवंबर तक की करंट अफेयर्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 की, ठीक, ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जल संसाधन। देखिए, पूरा एनसीईआरटी 12 तक का पढ़ाएंगे। साइंस की, ज्योग्राफी की पूरा पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री की, पॉलिटी की 9, 10, 11, 12 और इकोनॉमिक्स की। ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो और चीज़ें आपको अलग से फिर उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक, और संविधान के लिए खास करके बेयर एक्ट की मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, संविधान के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ मिल जाएगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जल संसाधन से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर उपलब्ध उन सभी प्राकृतिक और कृत्रिम, देखिए, प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोतों से जिनका उपयोग मानव जीवन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, मत्स्य पालन, पर्यटन और पर्यावरण के लिए किया जाता है। जल संसाधन के स्रोत क्या हैं? वर्षा जल है, तालाब का जल है, नदियाँ, ठीक, तालाब है, झीलें, ये गलत लिख दिया है, झील, ठीक, बांध, जलाशय, हिमनद और झरने, ये जल संसाधनों के स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल संसाधन का वितरण 71% भाग पे पृथ्वी के अब देखेंगे, जो टोटल पृथ्वी है इसके 71% भाग पे तो जल है और 29% भाग पे स्थल है। ठीक, 29% भाग पे स्थल है और 71% भाग पे जल है। इसी 71% जल के वितरण के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी पे जल की अधिकता के कारण जब हम वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। विशाल जल राशियों के कारण ब्लू प्लैनेट या कहा जाता है। ठीक, इन 71% में अधिकांश जल खारा है। कितना? 97%, लगभग 97% जो सागरीय जल है, महासागरीय या सागरीय जल है समंदर का, वो खारा है। ये पीने योग्य उपयोग करने बहुत नाम मात्र का है। भारत में जल संसाधन का वितरण देखेंगे तो सबसे अधिक जल वाले क्षेत्रों में क्या है? असम, मेघालय, अरुणाचल, केरल, पश्चिमी घाट। कम में पश्चिमी राजस्थान का सहारा और थार मरुस्थल क्षेत्र, यहाँ जल की कमी पाई जाती है। गुजरात का शुष्क प्रदेश, लद्दाख। ठीक, मीठे जल के स्रोतों में देखेंगे तो हिमनद जो है मीठे जल में आता है, ध्रुवीय हिमचादर, ये दोनों मिला के करीब 68%, 69% कवर को करती हैं। ठीक, 3% जो पीने योग्य जल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? आपको लगता होगा कि नदियों का जल ज़्यादा है, लेकिन याद रखिएगा क्रम से पूछा गया है, क्रम पूछा है तो आप याद रखिए 97% तो आपका सागरी जल है। उसके पश्चात सबसे ज़्यादा कौन सा है? हिमनद या ध्रुवीय चादर। अरे आप याद रखिए, आर्कटिक और अटलांटिक जो क्षेत्र है आपका, वो ध्रुवीय क्षेत्र ही है। आर्कटिक ऊपर का महाद्वीपीय क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक है
तो ये वहाँ पे जल नहीं, बर्फ़ की चादरें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और साथ ही साथ आपका हिमालयी क्षेत्र, अन्य देशों के महाद्वीपों के देखे गए अनेक बर्फीले क्षेत्र जैसे साइबेरिया क्षेत्र है। तो ये अन्य जलों की तुलना में, नदियों के या भूमिगत जल की तुलना में ज़्यादा है। उसके पश्चात आता है भूजल 30%, फिर नदियाँ, झील, आर्द्रभूमि में आती हैं। तो आप क्रम याद रखिएगा, क्या क्रम है? सबसे ज़्यादा महासागर, ठीक, उसके पश्चात हिमनद, ठीक, उसके पश्चात कौन सा है तब? भूजल, भूमि के अंदर जो जल है, ठीक। फिर आता है उसके पश्चात आपका नदी, झील, ये सब मिल के। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम IAS और PCS दोनों में पूछा है, इस क्रम को भूलिएगा नहीं। अतः उपयोग योग्य मीठा जल बहुत ही कम है। कितना है? बहुत नाम मात्र का, ठीक। इसके लिए जल संरक्षण पे इतना जोर दिया जा रहा है। भारत में अधिकांश वर्षा हजारों बार पूछा गया दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून से समझिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून को समझिएगा। ये हो गई विषुवत रेखा। जब व्यापारिक पौने आर्द्रता लिए हुए भारतीय मई और जून में यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, तापमान बढ़ता है, तो ये आकर्षित कर लेती है विषुवत रेखा से भारत की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा जाता है? ये दक्षिण पश्चिम क्योंकि ये दक्षिण से आती हैं, ठीक, दक्षिण से आती हैं और पछुआ हवाओं की वजह से भारत के पश्चिमी क्षेत्र से पहले टकराती हैं और घूमते हुए फिर ऐसे बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा से भारत में वर्षा करती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में दो धाराओं में वर्षा होती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, एक अरब सागर। खास करके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब बंगाल बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है तो अधिकांश होती है। अरब सागर से क्यों नहीं होती? उत्तर प्रदेश में अरब सागर शाखा से वर्षा बहुत नाम मात्र की कहाँ होती है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ठीक। अगर कभी पूछ ले बहुत अंदर जाके तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत वर्षा आपके अरब सागर शाखा से होती है, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, ठीक। इस प्रश्न को याद रखिएगा, आपका उत्तर प्रदेश है अगर तो, ठीक। और बिहार बंगाल में तो इधर से ये आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब तक जाती है और पंजाब से अरब सागर शाखा भी जाके पंजाब में वर्षा करती है, ठीक। और उसका कारण क्या है कि आपको मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में अरब सागर शाखा से वर्षा क्यों होती है। देखिए अरावली है और ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ये इधर तो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, इसीलिए देखते हैं तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से कम वर्षा होती है, लौटते मानसून से अधिक वर्षा होती है, ठीक। लौटते मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के क्षेत्र में। ये सितंबर अक्टूबर के माह में यहाँ पे या नवंबर के महीने में वर्षा होती है, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं पश्चिमी घाट की वजह से, ठीक। तो लेकिन इसके किनारे जो भी क्षेत्र है पश्चिमी घाट के अरब सागर तट से, यहाँ भारी वर्षा होती है। अब अभी केरल में लैंडस्लाइड की घटना सुने होंगे, तो ऐसे अरब सागर पश्चिमी घाट से होते हुए फिर अरावली के होते हुए राजस्थान में आगे बढ़ के हरियाणा और पंजाब में वर्षा करती है, ठीक। तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए राजस्थान और हरियाणा पंजाब में वर्षा करती है। और पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या करती है? आपके उड़ीसा में वर्षा होगी, आंध्र के प्रदेश में, बंगाल, इधर पूर्व 7 पहाड़ी राज्यों में जो हैं असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि राज्यों में, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली के पश्चात आगे बढ़ते हुए हरियाणा, पंजाब में भी बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा करती है, ठीक। 75% लगभग 75 से 80% वर्षा केवल 4 महीनों में होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, यही जून से सितंबर महीने में। वर्षा का क्षेत्रीय और मौसमी वितरण असमान है। भारत में वर्षा का क्षेत्रीय मौसमी वितरण असमान है। पूरे भारत में देखेंगे
तो वर्षा की जो मात्रा है वो लगभग असमान है, कारण कि कहीं कम वर्षा होती है, कहीं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के राज्य में, चेरापूंजी और मौसिनराम में। और सबसे कम कहाँ जाके होती है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। जनसंख्या वृद्धि, कृषि, उद्योगों के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है। ठीक, अब जल चक्र को समझिएगा थोड़ा सा। जल चक्र को जब आप समझेंगे तो जल, जैसे ये आपका सतह है, स्थल मंडल। ठीक, मान लीजिए कोई देश है या पहाड़ी क्षेत्र है, आपका समंदर है, यहाँ से वाष्पीकरण होगा, बादल जल ग्रहण करेगा। ठीक, वाष्पीकरण से बादल जल ग्रहण करेगा और संघनन होते हुए आगे बढ़ेगा जब स्थल मंडल की तरफ, हवा के प्रभाव से, पवनों के प्रभाव से जब वो आगे स्थल मंडल की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ पे संघनन की क्रिया होगी। ठीक, वह बूंदों के रूप में, वाष्प का जल बूंद के रूप में धरातल पर गिरेगा। तो ये जल कहाँ कहाँ जाता है? ये झीलों में जाता है, नदियों के माध्यम से पुनः कहाँ जाता है? सागर में, समंदर में। ठीक, तो फिर यही क्रिया समंदर से वाष्पीकरण हुआ और संघनन हुआ, फिर वर्षा के माध्यम से सतह, कुछ तो सतह के अंदर चले जाते हैं जल। ठीक, कुछ वर्षा जल नदी, झीलों के माध्यम से या ज़मीन के जो जहाँ पक्की ज़मीन नहीं है, इस तरह से वहाँ की खेत ओत की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे काफ़ी जल अंदर चला जाता है, रिस रिस के। ठीक, ये सतही जल के रूप में। बाकी बहुत सारा जल तो नदियों के माध्यम से पुनः समंदर में चला जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को समझिएगा क्रम से, कभी भी दुविधा मत करिएगा। समंदर का जल वाष्पीकरण होगा तो और वाष्पोत्सर्जन भी होता है पौधों द्वारा। संघनन की क्रिया होगी, वर्षा होगी, वर्षा से सतही अपवाह होगा, अपवाह मतलब नदियों में, और भूजल पुनर्भरण भी होगा और यही जल समंदर में चला जाएगा, फिर यही क्रम चलता रहेगा। ठीक, इसी को जल चक्र कहा जाता है। जल नवीकरणीय क्यों है? जल चक्र के कारण जल लगातार वाष्पित होकर बादलों में परिवर्तित होता है, पुनः वर्षा होती है, पुनः लौट कर पृथ्वी पे आता है, पुनः फिर वाष्पीकरण होगा, पुनः यही क्रिया चलती रहेगी, पुनर्भरण होता रहता है। इसलिए जल को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, अर्थात जल चक्र के कारण ही यह नवीकरणीय है। जल समाप्त नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर अंततः सागर में मिलता रहता है। किंतु यदि भूजल का अत्यधिक दोहन, हाँ ये समस्या क्यों होती है कि भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं तो जल प्रदूषण, जल दुरुपयोग किया जाए तो यह पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है, स्वच्छ पेयजल जो होता है वह कम हो जाएगा। ठीक, आर्थिक महत्व क्या है? कृषि और सिंचाई का प्रमुख आधार है जल। जल विद्युत उत्पादन होता है, उद्योगों के लिए उपयोग होता है, मत्स्य पालन, पर्यटन और नौ परिवहन, पशुपालन, इन उद्योगों के लिए जल की बहुत महत्ता है। ठीक, इन क्रियाओं के लिए सामरिक महत्व क्या है? पेयजल नहीं रहेगा तो मानव जीवन संकट में आ जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी जल की उपलब्धता है। ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, जीवन स्तर सुधार, पर्यावरण में जैव विविधता संरक्षण में जल का बहुत महत्व है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण में, नदी और झीलों का संतुलन बनाए रखने में। ठीक, वनस्पति और वन्यजीवों के संरक्षण में, जलवायु संतुलन बनाए रखने में। कुल पृथ्वी पे 71% भाग सागर और अन्य जल के रूप में है, जिसमें 29% स्थल मंडल है, बाकी जल मंडल। 97% महासागर का जल खारा है, 3% ही पीने योग्य, उपयोग योग्य है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक है। ठीक, जल एक प्राकृतिक मानव नवीकरणीय संसाधन है। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जल संरक्षण के उपाय में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई, जल पुनर्चक्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि है। जल है तो कल है, जल बचाओ जीवन बचाओ का। ये जब आप मेंस लिखिए, जल समस्या कभी भी लिखिए, जल समस्या, जल संरक्षण पे कभी भी आपसे मेंस में, मुख्य परीक्षा में, जीएस में या आपके निबंध में प्रश्न आए, इस तरह का स्लोगन लिखेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक, याद रखिएगा, इस तरह का स्लोगन लिखेंगे, जल है तो कल है, जल बचाओ जीवन बचाओ। आप ऊपर 10 सेकेंड में लिखेंगे, ये आधा नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक, इस तरह से ऐसी बातें निबंध और मुख्य परीक्षा में जरूर लिखें। जल संकट है क्या? जब किसी क्षेत्र में जल की मांग जल में उपलब्ध से वहाँ पे उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो जाती है,
जैसे मान लीजिए भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ले लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में जल संसाधन 10 करोड़ के लायक है और पता चले जनसंख्या 15 करोड़ 20 करोड़ है, तो मांग तो ज़्यादा बढ़ जाएगी और जल उपलब्ध कम है, अथवा उपलब्ध जल की गुणवत्ता खराब हो जाए, वो पीने योग्य नहीं है। आपको याद होगा जो लोग मथुरा वृंदावन गए हैं तो आप देखिएगा जो वहाँ नॉर्मल जल है नदी किनारे, यमुना किनारे या आगरा में, वहाँ जल की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। खास करके दिल्ली में जो लोग रहते हैं, अगर वह प्यूरीफायर वाटर न लें तो पीने के लिए वहाँ जल की बहुत संकट है। दिल्ली का संकट तो बहुत विकराल है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए पता होगा कि जल संकट बहुत गंभीर है। ठीक, जल संकट के प्रमुख कारण मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा, या निबंध के लिए। क्या? जनसंख्या वृद्धि होगी तो जल की मांग में वृद्धि होगी। अनियमित और असमान वर्षा होने लगी है। तमाम संकटों से क्या? ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण परिवर्तन, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वर्षा की मात्रा या उनके वितरण में परिवर्तन हुआ, भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, कृषि में अत्यधिक जल सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, औद्योगिकरण और शहरीकरण में जल का उपयोग अनियोजित रूप से किया जा रहा है। जल में अनेक प्रकार से जल का असमान वितरण, तो जल प्रदूषण भी बहुत अनेक कारणों से बढ़ रहा है और ख़ास करके आर्सेनिक, फ्लोराइड की समस्या बहुत तेज़ है और यूरेनियम भी कहीं कहीं पाया जा रहा है। ठीक, ये तीनों संकट बहुत तेज़ हैं, खास करके फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या। ये पीसीएस में एक बार पूछा था, याद रखिएगा। फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बहुत विकराल है। भूमिगत जल में ये तत्व बहुत बड़े मात्रा में पाए जा रहे हैं। ठीक, जलवायु परिवर्तन हो गया। अब देखिए जल दोहन, भूजल दोहन कैसे करते हैं। भूजल दोहन, हरित क्रांति जब हुई भारत में तो ट्यूबवेल, बोरवेल की संख्या में भारी वृद्धि होगी। लगभग सभी किसानों ने इसे अपने ज़मीन में लगाया है। लगभग पंजाब हरियाणा में आप देखेंगे तो लगभग सभी किसानों के पास, पहले ये नहीं थे। पहले क्या करते थे, भूजल पे जो जल था, मतलब सतही जल जो था, तालाब के रूप में, नदियों के रूप में, उन्हीं से सिंचाई कार्य होता था। लेकिन तकनीकी विकास में ट्यूबवेल और बोरवेल की संख्या बहुत बढ़ी, तो भूमि के अंदर का जो जल है उसको मशीनों द्वारा बाहर सतह पे लाके सिंचाई की जाती है। रासायनिक उर्वरक और उपज देने वाली फसलों के कारण सिंचाई की मांग बढ़ी। और रासायनिक उर्वरकों का क्या होता है कि ज़मीन में जब जाते हैं उर्वरक या कीटनाशक, तो धीरे धीरे रिस के सतही जल में जाते हैं। ठीक, परिणाम क्या हो रहा है, जल की उपलब्धता कम होना, भूमि क्षरण, जल की गुणवत्ता में गिरावट और पेयजल संकट। कृषि उद्योग और शहरीकरण का प्रभाव देखिए, सिंचाई के लिए लगभग 80-85% जल का प्रयोग कृषि में कार्यों में होता है। पानी की अत्यधिक मांग बढ़ी है। धान, गन्ना मुख्यतः जल शोषक फसलें हैं, मतलब इनके लिए जल की बहुत उपलब्धता होनी चाहिए, धान और गन्ने के लिए। ठीक, खास करके गन्ना तो और ज़्यादा है। पूछा गया है कि सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है, गन्ने के लिए। हालांकि धान को आप लोग जहाँ सामान्यतः देखते हैं कि हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नहीं, गन्ना एक वर्षीय फसल है और धान मान के चलिए 4 से 5 महीने या 6 महीने की। तो गन्ने में सिंचाई की आवश्यकता धान की तुलना में अधिक है। आयोग ने यही उत्तर दिया था। कई लोग धान को मान के आए थे, लेकिन गन्ना ही सही था। आप देखेंगे प्री परीक्षा 16 या 17 में पूछा गया है, पीसीएस में आपको मिल जाएगा प्रश्न। उद्योगों पर प्रभाव क्या है। उद्योगों में शीतलन, धुलाई, उत्पादन आदि में भारी मात्रा में जल का उपयोग किया जा रहा है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट में जल प्रदूषण बढ़ रहा है। शहरीकरण, देखिए शहरों में जनसंख्या वृद्धि से जल की मांग बढ़ रही है। खास करके दिल्ली में देखिए, हरियाणा से जल ना आए तो पीने की समस्या
क्रिएट हो जाएगी। अनियोजित जल शहरीकरण से जल स्रोतों का अतिक्रमण हो रहा है। घरेलू सीवेज जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक, ये मेंस के लिए बहुत, निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखिएगा। जल प्रदूषण और उसके स्रोत। जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से उनकी गुणवत्ता खराब होती है, यही जल प्रदूषण है। घरेलू सीवेज, गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन धातु, कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक, पॉलीथीन और ठोस कचरा, ये सभी जल प्रदूषण के कारण है। धार्मिक गतिविधियाँ भी हैं। नदियों किनारे जो धार्मिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है, इससे भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, जल संरक्षण की आवश्यकता भी है। क्यों? पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करना। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल को सहेज के रखना अनिवार्य है। कैसे रखेंगे? तो रखने का वर्षा जल संचयन करना, भूजल पुनर्भरण, चेक डैम और तालाबों का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, ड्रिप और स्प्रिंकलर, फसल विविधता, जल की कमी वाली फसलों को उगाए जाने पे प्राथमिकता देना, जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, जल प्रदूषण को रोकना, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करना, अधिक से अधिक वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना और जो हैं उनका संरक्षण करना, जल के उपयोग की बचत डालो, जल बचाओ जीवन बचाओ का नारे को अपनाना। ठीक, जल संरक्षण संबंधी कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। कौन सी हैं? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दिया जाएगा? लगभग 55 लीटर जल। ठीक, अटल भूजल योजना 2019 में भूजल प्रबंधन, भूजल स्तर में सुधार, सामुदायिक भागीदारी, जल उपयोग की दक्षता को बढ़ावा देना, खास करके गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना 2015, हर खेत को पानी, इसके तहत सिंचाई क्षमता में वृद्धि, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर सेट प्रबंधन, कमांड एरिया डेवलपमेंट। देखिए, जब आप मुख्य परीक्षा में जल संकट लिख रहे हैं तो अपने उत्तर को अंत में प्रमाणित और सरकार के प्रयासों को दिखाने करने के लिए कुछ योजनाओं के नाम लिख दिया करिए। ठीक, जल जीवन मिशन, भूजल अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऐसी प्रमाणिकता या उदाहरण देने से, प्रमाणित बातें लिखने से आपका उत्तर पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात अच्छा बनता है। ठीक, कुल जल का लगभग 80% कृषि कार्यों में प्रयोग होता है। भूजल विश्व का सबसे मीठा जल है। एक व्यक्ति को न्यूनतम 55 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल संरक्षण के बिना सतत विकास संभव नहीं है। जल संसाधन का प्रबंधन भावी पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। ठीक, भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी वर्तमान की जिम्मेदारी है। जल का संरक्षण करें आज, तब होगा जीवन सुरक्षित कल। जल बचाएं कल। मतलब बचाएं कल का मतलब ये कल आपके भविष्य के कल की बात कर रहा है कि अगर आज जल बचाएंगे तो आपका आने वाला कल सुरक्षित रहेगा। ठीक, ये लाइन आप मेंस में उठा के रख सकते हैं, सीधी सीधी बात। जल संरक्षण में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं। नदी घाटी परियोजनाएं क्यों शुरू की जाती हैं, मोटा मोटी देखेंगे और दो चार का नाम। ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनका निर्माण एक नदी पर किया जाता है, बांध बना के जल को एकत्रित किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। ठीक, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। इनका कारण जल संरक्षण, पेयजल की उपलब्धता, मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन, ये तमाम क्रियाएं जब होती हैं, पर्यटन, तो इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ठीक, कई कारण होते हैं जैसे सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, नौ परिवहन, पर्यटन और जलापूर्ति, उद्योगों को जलापूर्ति। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य होते हैं। जब आपसे पूछ लिया जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य बताते हुए कुछ उदाहरण सहित इन पे
टिप्पणी करिए तो आप इसको ज़रूर लिखेंगे डायग्राम बना के। ठीक, इस तरह से आप डायग्राम बना के उनके मुख्य उद्देश्य को दिखा सकते हैं। ये 6 तो मुख्य हैं, धीरे से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। मुख्य परीक्षा में जब भी जल संकट आए या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे है। कहाँ पे है भाखड़ा नंगल? सतलज पे, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा बांध हिमाचल में बिलासपुर में स्थित है। नांगल बांध पंजाब में है। याद रखिए कि ये 2 बांध हैं। अगर कभी पूछ ले आपसे कथन कारण में, दुविधा मत रहिएगा। भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है बांधों को? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा है। कभी भी प्रश्न आए तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी मत मारिएगा। ठीक, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हीराकुंड महानदी पे है, उड़ीसा। विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक, लंबाई में है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत, मत्स्य पालन, उड़ीसा की जीवन रेखा। सरदार सरोवर नर्मदा पे है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मुख्यतः नर्मदा की नदी गुजरात, नर्मदा नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराना। नहरों द्वारा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ क्या हैं? कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जल विद्युत उत्पादन में और ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति होगी, बाढ़ नियंत्रण होगा जो जनधन की हानि रुकेगी, पेयजल उपलब्ध होगा, औद्योगिक क्षेत्रों को जल उपलब्ध होगा, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, जलचर जीवों को अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा, नौ परिवहन पर्यटन को बढ़ावा होगा जिससे पर्यटन बढ़ने से आय में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय विकास होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ठीक, ये तो मुख्य लाभ हैं। हानियाँ क्या होती हैं? देखिए, आप सुने होंगे नर्मदा में जब ये सरदार सरोवर परियोजना बन रही थी तो बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन किया गया। तो जब बांध बनता है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए नदी बहती हुई आ रही है, यहाँ बांध बनाना है, तो जब बांध यहाँ बनेगा तो ये जो जल का बहाव क्षेत्र है यहाँ जल एकत्रण होगा। ठीक, ऐसे जल को एकत्र होने के लिए जगह चाहिए काफ़ी। इन क्षेत्रों में जो बसावट होगी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव जीवन, घनी बस्तियाँ, मानवीय बस्तियाँ होंगी, सबका पलायन होगा, यहाँ से विस्थापन होगा। तो इनको हटाएंगे तो कहीं तो ले जाके रखेंगे। मानव जीवन को तो हटाया जा सकता है, लेकिन ये बताइए वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो सब सूख जाएंगे। ठीक, पशु पक्षियों का जो वास है वो नष्ट हो जाएगा। तो सिर्फ मानव का पुनर्वास होता है, मानव जीवन की बस्तियां, उनके घर या इत्यादि को वहाँ से हटाया जा सकता है। कृषि भूमि जलबहाव वाले क्षेत्र में चली जाएगी। तो क्या समस्या होती है? विस्थापन, पुनर्वास की। वन क्षेत्र डूब जाते हैं, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। तलछट जमा होने से जलाशय की क्षमता कम हो जाती है। वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, बहाव के साथ बालू या गाद आता है और जमता चला जाता है, तो जितना जमेगा उतना जल रोकने की क्षमता कम होगी। नदी के प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी उसकी धारा बदल जाती है। डेल्टा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। मत्स्य प्रजातियां, जलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निर्माण लागत अधिक, रखरखाव महंगा, मतलब बांधों के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च होता है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर और जल जनित बीमारियों के बढ़ने की भी संभावना रहती है। ठीक, तो इस तरह से लाभ देख लीजिए और हानि। ठीक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से कभी भी प्रश्न आए तो आप गलत मत करिएगा मुख्य परीक्षा में। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? जलाशयों में जैविक पदार्थों के सड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। नदियों का खंड खंड होना, प्रवाह की निरंतरता बाधित होना, आर्द्र भूमि और नदी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अगर भूकंप आ गया, बांध टूट गया, तो याद रखिएगा धारा आ रही, बांध बना हुआ, भूकंप इसी क्षेत्र में कहीं आ गया, ये बांध टूट गया, तो जितना जल रुका हुआ है पूरा घनी बस्तियों में प्रवेश करेगा। बाढ़ आएगा तो जनधन की बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है। ठीक,
अत्यधिक जल उपयोग से जल की गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव आता है, गिरावट आती है। भाखड़ा नंगल कहाँ पे है? सतलुज नदी पर। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा इसे? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक। हीराकुंड महानदी पे उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, गुजरात। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, नौ परिवहन, पेयजल की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ पर्यावरणीय सामाजिक लागत को ध्यान देना भी अधिक आवश्यक हो जाता है। ठीक। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बहुत से उद्देश्यों को पूरा करती हैं। तो भाखड़ा याद रखिएगा, सतलुज, हीराकुंड महानदी, सरदार सरोवर नर्मदा। इनके लाभ कुछ हैं, हानियाँ कुछ हैं और सतत विकास। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, विस्थापितों का पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण देना आवश्यक है। जल है तो कल है, जल बचाओ जीवन बचाओ। अब वर्षा जल संचयन कैसे किया जाता है? कुछ इसकी पद्धतियाँ होती हैं। ठीक। वर्षा के जल को एकत्र करके भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहते हैं। अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संचय बनाए रखना ही वर्षा जल संचय है। ठीक। यह जल सतही या भूमिगत जल के रूप में होता है। लाभ, भूजल स्तर बढ़ेगा, पेयजल की उपलब्धता की पूर्ति होगी, जल संकट कम होगा, बाढ़ की समस्या में कमी आएगी, मृदा क्षरण कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को सहायक होगा, कृषि और उद्योगों के लिए जल उपलब्धता बढ़ती है, कम लागत वाला और सरल उपाय के तहत जल उपलब्ध होता है। आवश्यकता क्यों है? भारत में वर्षा का समय वितरण असमान है। अधिकांश वर्षा 4 महीने में होती है, बाकी 8 महीने आप देखेंगे बहुत सारी नदियां सूख भी जाती हैं। भूजल स्तर गिर रहा है, पेयजल की मांग बढ़ रही है, जल संकट उत्पन्न हो रहा है। आप देखेंगे लगभग भारत में एक आंकड़ों के अनुसार 50 से 60% जनसंख्या या क्षेत्र में जल संकट की समस्या लगातार बनी हुई है। ठीक, बनी हुई है, बढ़ भी रही है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। पेयजल की बढ़ती मांग और जल संकट, शहरीकरण, अपारदर्शी सतहों, कंक्रीट के कारण जल रिसाव कम हो रहा है। अभी आजकल में आप लोग देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना जल बारिश के रूप में गिर रहा है, ठीक, वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ज़मीन हो गई पक्की, सीमेंटेड, सड़कें बन गई हैं पूरा। ठीक, तो जल ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। वो जल नाले के रूप में समंदर में या नदियों के माध्यम से समंदर प्रवेशने का प्रयास करेगा। तो आपके जो छोटे छोटे नाले बनाए गए हैं, एकाएक तेज़ बारिश होगी तो वो संभाल नहीं पाते। तो पूरा का पूरा जल, अगर मान लीजिए नाला ब्लॉक हो गया, कहीं पे जो नाली है वो ब्लॉक हो गई, तो पूरा का पूरा जल जो है वो सड़क और घर के मकानों के अंदर प्रवेश कर जाता है। यही देखेंगे 4-4 फीट की बारिश, 4-4 फीट पानी रुक गया सड़कों पे गुजरात के सूरत शहर में। अभी आप कल का न्यूज़ देखेंगे तो। भूजल पुनर्भरण क्या है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षा जल और जब भूमि की सतह से होते हुए जल धाराओं, तालाबों, सोख्ता गड्ढों, रिचार्ज कुओं आदि के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाता है तो यह भूजल को पुनर्भरण करता है। इसी को भूजल पुनर्भरण कहा जाता है। जैसे देखिए मैप में वर्षा हो रही है, आपका पूरा जल आया कहाँ? रेन वाटर पाइप से गड्ढे में, यहाँ से बहुत सारा जल ज़मीन के अंदर चला गया, ऊपर से एक पाइप से ले जाके भंडारण टंकी में रोका गया। ठीक, और यहाँ से भी कुछ जल टैंक से नीचे आया। अब ये जल ऐसे बढ़ता जाएगा, भूमि का जल जैसे जैसे आप नीचे जल को प्रवेश कराएंगे, छोड़ेंगे। बाद में जब रिचार्ज कुओं, यहाँ से भी आप, मतलब सरकार का ये मानना है कि कुछ ऐसे कुएं बना के छोड़ दिए जाएं जिसमें वर्षा के समय जल प्रवेश कर जाए और जिससे किनारे किनारे, मतलब उसके क्षेत्र में जल का संतुलन बना रहे और जल रिचार्ज होता रहे। ठीक, तो कुआं निर्माण को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही है कि आपकी जो पक्की बिल्डिंग है उसकी छत है, छत पे बारिश होगी जब, तो पानी पाइप से नीचे आ जाता है। उस पाइप को आप गड्ढे में प्रवेश करा दीजिए पाइप के द्वारा, तो छत के जल को पाइप से गड्ढे में प्रवेश करा दीजिए। वहाँ से वो गड्ढे में जो जल प्रवेश करेगा धीरे धीरे रिस के ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ठीक, यही है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइप के माध्यम से फिल्टर कर टंकी या रिचार्ज पॉइंट में संग्रहित करता है। टंकी या रिचार्ज पॉइंट यही है कुआं, तालाब या झील या गड्ढा स्वयं बनाना, ठीक, जिसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसी प्रणाली को रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा पे जल होगा, पाइप से संग्रहण करके फिल्टर बजरेज, बजरी, कोयला इत्यादि से फिल्टर करेंगे, भंडारण टंकी तक पहुंचाएंगे और पुनः भूजल पुनर्भरण की क्रिया संपन्न होगी। पारंपरिक प्रणालियां हैं, जैसे पूछता है कई बार, अभी हाल ही में लेखपाल ने पूछ लिया था एक पेपर में। टांका क्या है? ये राजस्थान की प्रचलित विधि है, ठीक। इस तरह से देखिए, ये जल में गड्ढा बनाया गया है टंकी टाइप का, और इसमें जल संग्रहित होकर ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर प्रवेश करता रहता है, ठीक। टांका कहाँ है? राजस्थान। जोहड़ भी राजस्थान में है। जोहड़ ये होता है, छोटे छोटे तालाब टाइप के होते हैं, ठीक। यूपी में तालाब बोला जाता है, राजस्थान में जोहड़ बोला जाता है। जोहड़ राजस्थान में है। खड़ीन भी राजस्थान में है। शुष्क क्षेत्र मतलब मरुस्थलीय थार वाले क्षेत्र में खड़ीन, यही पूछा था, यही प्रश्न पूछा था, खड़ीन कहाँ में प्रचलित है, ठीक। तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र अर्थात थार मरुस्थल के क्षेत्र में ये ऐसे चौकोर टाइप के बनाए जाते हैं खेतों में, ठीक। इसे खड़ीन कहा जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल निकासी क्षेत्र को बांधकर वर्षा जल को खेतों में रोककर मिट्टी की नमी को बनाए रखा जाता है। कुल गुल ये कहाँ है? हिमाचल उत्तराखंड में नालियों से जल को खेतों में पहुंचाया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई ये आपको पूर्वोत्तर मेघालय या असम, त्रिपुरा, मणिपुर में देखने को मिलते हैं। ये पारंपरिक प्रणाली है। बांस के खोखले पाइप से जल टपक कर पानी को खेतों और पौधों में पहुंचाया जाता है। आप वहाँ जाएंगे कभी पर्यटन करने तो ये चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। अब मुख्य देखिए है, राजस्थान में क्या है? टांका, जोहड़, खड़ीन, बेरी। गुजरात में बाव, रानी की बाव आप सुने होंगे। तो ये सीढ़ीदार कुएँ होते हैं। बाव जो होते हैं सीढ़ीदार कुएँ होते हैं। जैसे कुआँ है, अब इसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं किनारे किनारे से, ठीक। तो इसी की वाव कहा जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश बाब हो गया तालाब, चेक डैम। मध्य प्रदेश में तालाब, आहार पाइन। महाराष्ट्र में क्या है? फड़ प्रणाली या पेरोकुलेशन टैंक। कर्नाटक केरे, कुंड। तमिलनाडु एरी, कुट्टनाड़। मणिपुर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल संचयन तालाब। मेघालय में बांस ड्रिप। हिमाचल में कुल गुल प्रणाली, ठीक। उत्तर प्रदेश में भी आपको तालाब, झील, कुएं मिलेंगे खास करके, ठीक। परीक्षा उपयोगी में 78 से 80% जल केवल 4 महीने में, जून को वर्षा जो होती है 4 महीने में होती है, 80% के लगभग। तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन भवन निर्माण हेतु अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा राज्य है भारत का कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो घर इस तरह से बनवाइए मकान कि आप वर्षा जल संचयन को भी सुव्यवस्थित करें। आपके घर के जो बारिश होगी और वो बारिश का जल ज़मीन के अंदर इस तरह प्रवेश करे, ऐसी व्यवस्था भी आप करेंगे अगर घर बनवा रहे हैं। तो तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जहां भवन निर्माण है तो अनिवार्य कर दिया गया जल संचय को बढ़ावा देना। मेघालय में बांस से ड्रिप सिंचाई होती है। यह 200 वर्ष पुरानी प्रथा है, जी। टांका प्रणाली राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों या थार वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। वर्षा जल संचयन कम लागत से अधिक लाभ देने वाली तकनीक है, ठीक। जल है तो कल है, इस प्रणाली को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी जल की सतह पर लगभग 71% भाग क्या है? खारा है। नहीं, पृथ्वी, टोटल पृथ्वी की बात कर रहा है। टोटल पृथ्वी पे 71% भाग पे जल है, 29% पे भूजल है, भूखंड है या स्थल है। उनमें 97% जल सागरी जल है, खारा है, केवल 3% मीठा है। उस 3% में नदी, झील, भूजल, हिमवर्षा और हिमनद के रूप में है, ठीक। यह एक नवीकरणीय संसाधन है। जल संकट के कारण आपने वहाँ ऊपर पढ़ा है। अब जल चक्र कैसे चलता है? वाष्पीकरण, अगर कभी क्रम पूछ ले आप लोग दुविधा में पड़ जाएंगे। क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले वाष्पीकरण होगा,
फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर संघनन होगा, फिर संघनन के पश्चात वर्षा होगी। वर्षा क्या होगी? सतह पे जल के रूप में प्रस्तुत होगी या प्रवेश करेगी। फिर यही जल मृदा के माध्यम से भूजल अंदर जाता है और कुछ जल बह के पुनः समंदर में चला जाता है। ठीक, ये क्रिया ऐसे चलती रहती है। इसके कार्य पद्धति को याद रख लीजिएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र, वाष्पीकरण, ठीक, एवेपोराइजेशन, फिर वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा, सतही जल, जल का पुनर्भरण। ये क्रम याद रखिएगा, कभी गलत नहीं हो। 3 योजनाएं थी, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पेयजल के लिए, खाद्य सुरक्षा, भूजल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता। उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, भूजल पुनर्भरण, तालाबों का संरक्षण, वनारोपण, जल प्रदूषण नियंत्रण और जल का पुनर्चक्रण। ऐसे देखिए कुछ नाम थे, हम लोगों ने पढ़े। ठीक, अब शॉर्टकट में देखते हैं। देखिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ऊपर हमने बताया नीला ग्रह। क्यों? जल की अधिकता के कारण। 71% पे जल है, 29% पे स्थल है, 97% महासागर का जल है, 3% मीठा है। सबसे ज़्यादा मीठे जलों में क्या है? हिमनद। महासागर के पश्चात सबसे ज़्यादा जल का स्वरूप क्या है? हिमनद के रूप में। भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में कुल वर्षा का लगभग 80% दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 महीनों में होती है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल चक्र जल को नवीकरण बनाए रखता है। भूजल कैसा जल है? मीठा जल। भारत में लगभग 2023 में अधिक दोहन की संख्या 150% बढ़ गई है। कुल जल उपलब्धता में 80% कार्य कृषि सिंचाइयों में उपयोग होता है। ठीक, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट रही है, मांग लगातार बढ़ रही है। ठीक, ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार 1987 ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो एक बनाया है, देख लीजिए। वहीं पे आया था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर की अवधारणा कहाँ से आई थी? ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में। ठीक, जल संरक्षण जल की गुणवत्ता व मात्रा की रक्षा है। वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण का उत्तम साधन है। टांका कहाँ है? राजस्थान। जोहड़ राजस्थान हरियाणा में। खड़ीन जल संचय प्रणाली राजस्थान में है। कुलगुल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। अटल भूजल 2019 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। ठीक, ये याद रखिएगा। भाखड़ा कहाँ पे है? बताया था मैंने आपको, सतलज पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब हिमाचल। बहुउद्देशीय हीराकुंड महानदी उड़ीसा। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात। टिहरी बांध भागीरथी पे उत्तराखंड में। सब ये ऊंचाई के आधार पे सबसे ऊंचा, मतलब समझिएगा, अगर स्थल मंडल से लें तो सबसे ऊंचा क्यों है? क्योंकि यह हिमालय की तलहटी में बना हुआ है, तो ऊंचाई पे है। ऊंचाई के आधार पे लीजिएगा, सबसे ऊंचा नहीं, ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है यह टिहरी बांध। इंदिरा सागर कहाँ है? नर्मदा पे। ठीक, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। कुछ प्रमुख बांध, हम एक वीडियो पूरा बनाएंगे प्रमुख बांधों पे, कुल नदियों जल प्रवाह जो नदियाँ हैं उस पर कितने बांध भारत में बने हैं, उनका स्थान और स्थापना वर्ष तथा उनकी उपयोगिता, इस पे एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ मोटा मोटी याद रखिएगा, कई ठो हैं। भाखड़ा नंगल सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा, टिहरी भागीरथी पे, इंदिरा सागर नर्मदा पे, नागार्जुन कृष्णा पे। इनका राज्य है, इनकी स्थिति है। ठीक, ये कई बार पूछा गया है। ब्रटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, ये सभी हैं। और ये कुछ राज्यों में प्रमुख जल संरक्षण पद्धति है, जैसे उत्तर प्रदेश तालाब, कुंड, बावड़ी। ठीक, बिहार में आहर पाइन पाया जाता है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई। हिमाचल में कुलगुल है। तमिलनाडु में एरी टैंक और उट्रानी। कर्नाटक केरे और कुंड।
मध्य प्रदेश तालाब जोहड़ आहार पाइन, महाराष्ट्र पाट या बंधारे, गुजरात में रानी की बाव नाम है, एक बाव कुएं होते हैं सीढ़ीदार, उसी को बाव कहा जाता है। तालाब और चेक डैम, हरियाणा में जोहड़, टंका, जोहड़, खड़ीन, बेरी आदि राजस्थान में। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ये वही सब रिपीट हैं, ठीक। आप इसको आराम से देख के याद कर लीजिए कि इन सब से प्रश्न बनते हैं, ठीक, इसीलिए इसको सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से हमारा ज्योग्राफी का वीडियो समाप्त होता है। कल हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक, ताकि और जो आपको कुछ और जानकारी चाहिए किसी भी विषय की या अलग से कोई जानकारी, आप कमेंट में लिखेंगे अगर कोई भी चीज़, हम उसको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सारी जानकारी निःशुल्क होगी, याद रखिएगा। आपका PCS 2026 टारगेट करके हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है ताकि प्री आराम से पास हो जाएं। इतना पढ़ा दिया जाएगा दिसंबर एग्ज़ाम से पहले, प्री किसी भी हाल में आपका नहीं रुकेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। गुड नाइट।